हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो दशक से भी ज़्यादा समय का रिकॉर्ड तोड़कर थोक महंगाई दर कितने पहुंच गई है। रिकॉर्ड है, कोई अखबार 30 साल का कह रहा है, कोई अखबार 27 साल का रिकॉर्ड टूटने की बात कर रहा है। कुछ भी हो, ज़बरदस्त महंगाई बढ़ गई है, थोक महंगाई है। उसका असर क्या होने वाला है सोसाइटी पर, अर्थव्यवस्था पर, सब जानेंगे। और एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन सबको। किन देशों ने पुतिन को झटका देकर नेटो में शामिल होने का आवेदन जमा कर दिया है। दोनों की प्राइम मिनिस्टर वुमेन है। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस जिले में हुआ है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीत लिया है। एलआईसी देश की वैल्यूएबल कंपनियों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गई है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पे बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन, और दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दो। क्वेश्चन होगा, पुतिन को झटका देते हुए किन पड़ोसी देशों ने, यानी रूस के किन पड़ोसी देशों ने सैन्य गठबंधन नेटो में शामिल होने का आवेदन जमा कर दिया है। आंसर होगा फिनलैंड और स्वीडन। बहुत बड़ी खबर ये मानी जा रही है इंटरनेशनल माहौल में। देखिए, अमेरिकी दबदबे वाला सैन्य गठबंधन है नेटो, तो उसकी सदस्यता के लिए इन दोनों देशों ने आवेदन किसे दिया है। तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। उनको कहाँ पर, तो ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, वहाँ मुख्यालय है नेटो का। तो इनके पास ये आवेदन है दोनों देशों का। तब मैप में देख लेते हैं ये दोनों देश कहाँ पर है। तो सामने रहा प्यारा भारत मैप में। और अब चलते हैं उत्तरी छोर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर पृथ्वी के, और वहीं पर है यूरोपीय देश बहुत सारे। तो आप देख रहे हैं अब हम आ गए हैं यूरोप की ओर, और ये रहा फिनलैंड और ये है स्वीडन। ओके, फिनलैंड और स्वीडन, और इसी का पड़ोसी देश है विशाल का है, ये रहा रूस। ओके, तो पहले स्वीडन को देख लेते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैग्डेलेना एंडरसन। ये रही प्राइम मिनिस्टर स्वीडन की। और अगर फिनलैंड की बात करेंगे, इसकी राजधानी है हेलसिंकी और इसकी प्राइम मिनिस्टर है सना मारिन। ये रही, ये रहा फोटोग्राफ। तो स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में जुड़ने की घोषणा को पुतिन के लिए दोहरे झटके के रूप में देखा जा रहा है। इसका कारण है कि स्वीडन और फिनलैंड करीब 200 साल से खुद को तटस्थ रुख अपनाए हुए थे, मतलब हम किसी के पक्ष में नहीं, ये रुख था उनका। स्वीडन और फिनलैंड की घोषणा से न सिर्फ पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय छवि बल्कि उनके अपने घर में यानी रूस में उनकी इमेज को धक्का पहुंचा है। दरअसल यूक्रेन पर पुतिन की जो सैन्य कार्रवाई हुई है उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन, उन दोनों को सुरक्षा की चिंता हुई। उनको भी लगा कि हो सकता है कभी भी रूस उन पर हमला कर सकता है नेटो के नाम पर। तो नेटो में जुड़ने की यही सबसे प्रमुख वजह मानी जा रही है। रूस ने नेटो के नाम पर ही यूक्रेन पर हमला किया। यहाँ पर है ये यूक्रेन, ये रहा। ओके, और अभी तो युद्ध चल रहा है इस इलाके में, यहाँ वाले इलाके में। वैसे बमबारी तो बहुत सारे इलाके में हुई, लेकिन अब सेना सिमटती जा रही है रूस की एक जगह पर, और इसी पर हमला ज़्यादातर किया जा रहा है इस वक्त। दिसंबर में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया था कि हम नेटो में शामिल होंगे, इच्छा जताई थी। पुतिन ने विरोध किया था, पुतिन ने समझाया था, लेकिन कोशिश जो है नाकाम हुई। यूक्रेन ने कहा हम शामिल होंगे ही। उसके बाद 24 फरवरी को रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। ओके, और नेटो में जाने की जो कोशिश थी अलग दूसरे यूरोपीय देशों को, वो एक तरह से चेतावनी थी पुतिन की कि अगर किसी ने हिम्मत की नेटो में शामिल होने की तो हम वही हाल करेंगे। लेकिन यूक्रेन में 3 महीने से युद्ध चल रहा है, रूस वहाँ फंस चुका है यूक्रेन में, और उसके बाद हालात अब बदल चुके हैं। पुतिन के लिए झटका है। पहला तो झटका अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर लगा है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बावजूद रूस नेटो से जुड़ने के इच्छुक जो तमाम देश हैं उनको रोकने में नाकाम नज़र आ रहा है। नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए ही रूस ने आक्रामक नीति बनाई थी, और वो कारगर होती नहीं नज़र आ रही है। उल्टे हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि रूस की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों देशों ने जो लंबे समय से तटस्थ थे, जो किसी पक्ष में नहीं जाते थे जल्दी, उन सब ने नेटो में शामिल होने की औपचारिक तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो नेटो जो है उसके मेंबर कंट्री ये सब हैं जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं वो सब। और नेटो के बारे में भी कुछ प्रमुख रूप से जान ले, क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर नेटो से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और क्यों स्थापना की गई थी नेटो की? इसलिए सोवियत संघ का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था उससे मुकाबला करने के लिए। और जब यह स्थापना हुई थी नेटो की 1949 में, उस वक्त 12 संस्थापक देश थे। लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे ये सैन्य गठबंधन बहुत ही बड़ा हो गया। अब 30 देश उसमें हो चुके हैं। और अगर इन दोनों देशों को यानी फिनलैंड और स्वीडन को मेंबरशिप मिल जाती है औपचारिक रूप से, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, मिल जाती है तो 32 सदस्य हो जाएंगे। और नेटो में यही खास बात है कि अगर किसी भी नेटो के मेंबर पर कोई बाहरी देश अटैक करता है तो ये माना जाता है कि नेटो के तमाम देशों पर ये हमला हुआ है और वो सब मिलकर एक साथ हमला करेंगे, ऐसी ट्रीटी है। इसी वजह से रूस डरता है, रूस धमकी देता है तमाम देशों को कि कोई हिम्मत न करे नेटो में शामिल होने के लिए। ओके, तो ये मामला है। मुझे लगता है इस मुद्दे पर आप पूरी बात समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मई को। थीम क्या है इस बार की? तो संग्रहालयों की शक्ति, द पावर ऑफ म्यूजियम, ये है थीम इस बार की। इस दिवस की घोषणा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1977 में ही की थी। तो उसी के बाद से ये दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन होगा, थोक महंगाई दर ने एक दशक से ज़्यादा वक्त का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो अप्रैल 2022 में यह दर कितनी रही? आंसर होगा 15.08%। ये रहा एक्चुअल आंकड़ा। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये 15.1 लिखा हुआ इसलिए क्योंकि 5 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको 1 मान लिया जाता है। तो हालांकि एक्चुअल डेटा 15.08% है। आप इसको कह सकते हैं 15.1%। ओके, हिट रिकॉर्ड हाई, ये सामने कह रहा है द हिंदू, रिकॉर्ड हाई हुआ है। अगर इससे पहले की बात करेंगे यानी मार्च में कितनी महंगाई दर थी, थोक महंगाई दर की बात हो रही है, तो 14.55% थी, 14.55%। तो महंगाई का जो आंकड़ा है थोक महंगाई का, ये बहुत ही खतरनाक देखने को मिल रहा है अप्रैल 2022 में। आप कहेंगे कि कुछ दिन पहले भी एक महंगाई का आंकड़ा आया था और उसमें 8 साल के रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही गई थी, तो वो क्या था? दरअसल पिछला जो आंकड़ा था महंगाई का वो खुदरा महंगाई दर था। खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में वर्ष 2014 के बाद सबसे ऊंचाई पर था, यानी 7.79%। और अब हम बात कर रहे हैं अलग तरह की महंगाई की, यानी थोक महंगाई की, होलसेल इन्फ्लेशन। तो ये नया रिकॉर्ड बना है 15.08% का, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का। और लगातार 13वां महीना है जब 2 डिजिट के ऊपर महंगाई है, मतलब 10% से ज़्यादा है 13 महीने से लगातार। और अप्रैल 2022 में कितनी रही? 15.08%। तो इसके बारे में और बताते हैं, उससे पहले कुछ मैं न्यूज़ क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ। ये न्यूज़ क्लिपिंग है और इसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, जो वित्तीय अखबार हैं, जो बिजनेस न्यूज़पेपर हैं उनमें प्रमुख अखबार है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो उसने लिखा है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका इन्फ्लेशन अप्रैल में 15.08% हुआ है और ये हाईएस्ट है 17 साल का। ओके, और यही फाइनेंशियल एक्सप्रेस दूसरी न्यूज़ में ये लिख रहा है कि 30 साल का हाई है, रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, एक अखबार में 2 तरह की बातें। टाइम्स ऑफ इंडिया भी मैंने देखा, क्योंकि जब मैं न्यूज़ का कंटेंट बनाता हूँ तो कई सारे न्यूज़ पेपर्स के या न्यूज़ वेबसाइट के जो कंटेंट है उसको एनालिसिस भी मैं करता रहता हूँ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये लिखा है कि 9 साल का हाई है ये, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी ही दूसरी खबर में ये लिखा है कितने साल का? तो 17 साल का ये हाईएस्ट है। ओके, तो महंगाई, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई 30 साल कह रहा है क्योंकि उसके आंकड़े जो है ना, एक्चुअल आंकड़े वो सामने है नहीं कि इससे पहले क्या था। लेकिन जो भी ये महंगाई के आंकड़े हैं वो उसका जो बेस
ईयर है वो 2011-12 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कम से कम एक दशक से ज़्यादा तो वक्त हो ही गया है कि हम महंगाई इतनी ज़्यादा झेल रहे हैं, देख रहे हैं। तो महंगाई का क्या असर है? देखिए, आप किसी भी बैंक में पैसा जमा करते हैं या आपके माता पिता करते होंगे, रिश्तेदार करते होंगे, आप भी करते होंगे, तो कितना ब्याज मिलता है? लगभग 3 से 6% के आसपास मैक्सिमम। और अगर आप सोच रहे हैं कि ब्याज से कुछ कमाई हो जाएगी तो आप नुकसान में हैं। दरअसल हो ये रहा है कि महंगाई की वजह से बैंक में जो मौजूद पैसा है वो दरअसल बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उसका वैल्यू घटता जा रहा है। क्योंकि अगर 100 रुपये आपने जमा किए थे 1 साल पहले और आज आप 100 रुपये को देख रहे हैं तो उसका वैल्यू 15% घट चुका है, लेकिन आपको ब्याज कितना मिला? मैक्सिमम 5-6% मिला। तो ऐसे में आप 10% लॉस में हैं इस वक्त। ये है महंगाई का बुरा असर। ओके, महंगाई कम करने के लिए आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट बढ़ाया था, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, लेकिन वो भी अब लगता है कि बेअसर है और विशेषज्ञों का ये कहना है कि आरबीआई अब रेपो रेट को और बढ़ा सकता है। तो अब देख लेते हैं कि महंगाई जो दर है वो किस में कितनी रही है। तो सबसे ज़्यादा जो महंगाई हुई है, बढ़ी है, वो ईंधन और बिजली में है। 38.66% इतनी महंगाई बढ़ गई है पिछले साल की तुलना में, ईंधन और बिजली की, तो सब जानते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की अगर महंगाई की बात करेंगे तो 10.85% रेट बढ़ गया है, महंगा हो गया है पिछले साल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मतलब कि जैसे एसी, फ्रिज वगैरह वगैरह जो भी कंज्यूमर आइटम है वो सब। और फूड प्रोडक्ट में जो महंगाई बढ़ी है वो 8.88% है। ये मार्च का आंकड़ा है, तो मार्च को भी बीट कर दिया है इस बार महंगाई ने। आर्थिक विशेषज्ञ हैं आलोक जोशी, उनका ये मानना है कि महंगाई की सबसे बड़ी जो वजह है वो बड़ी गर्मी है, बला की गर्मी आई है इस बार। अप्रैल में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, मैंने आपको बताया था। इसकी वजह से जो ख़राब होने वाले आइटम हैं जैसे सब्जी, फल, दूध, इन सब के दाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए। गेहूं की फसल को नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो उससे उत्पादन कम होने का अनुमान है। और कुछ वक्त पहले तो नींबू की बात कर रहे थे हम लोग, जो सस्ता हुआ है, लेकिन अभी भी एक नींबू 20 रुपये के आसपास का आपको मिलेगा। ओके, तो इसका भी असर महंगाई पर हुआ है। और जो किसान हैं उन पर जब महंगाई का असर हुआ तो उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, यानी रेट बढ़ गए फूड के। ओके, इसके अलावा ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, गैस, उन सब के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें बढ़ी हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हैं उसकी भी लागत बढ़ गई उसकी वजह से। तो अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की वजह से महंगाई कैसे बढ़ी है। इसके पीछे रूस और यूक्रेन का बड़ा विवाद है। शुरू में रूस ने जब हमला किया था तो लग रहा था कि वो बड़ी ताकत है और तुरंत यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा, लेकिन अब लगता है कि रूस भी उलझ चुका है, फंस गया है वहाँ पर। तो यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन रूस भी उसमें फंसा हुआ है और इसकी वजह से पूरी दुनिया फंसी हुई है। मेटल, क्रूड ऑयल, गैस, इन सब की कीमत बढ़ गए हैं क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं उन सब ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन गेहूं का बड़ा उत्पादक देश है, निर्यातक देश है बहुत बड़ा, लेकिन विवाद की वजह से वह निर्यात नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया, मतलब उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन कुछ रोक लगाई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन हम ज़्यादातर जो गेहूं है वो अपने यूज़ के लिए खपत कर लेते हैं। ओके, तो भारत ने गेहूं के निर्यात को एक तरह से रोक लगाई, बंद किया, तो दुनिया में गेहूं का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसका असर घूम फिर के यहाँ आने वाला है। महंगाई की दूसरी वजह और क्या है, मतलब तीसरी वजह कह सकते हैं, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर लगातार महंगा हो रहा है, इसकी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। डॉलर महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि शेयर बाजार से विदेशी निवेशक अपनी रकम लगातार निकाल रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। थोक का जो आंकड़ा है वो डराने वाला है। क्यों? क्योंकि थोक व्यापारी को अगर कोई सामान महंगा मिलेगा तो वो अगले महीने रिटेल में ट्रांसफ़र कर देगा, तो अगले महीने का जो रिटेल महंगाई दर देखेंगे वो ज़्यादा महंगा बड़ा दिखेगा। तो अब सवाल है कि ये महंगाई दर यानी थोक महंगाई दर का आंकड़ा किसने जारी किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये वाला आंकड़ा जारी किया है। किसने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हालांकि अगर हम खुदरा महंगाई दर की बात करेंगे तो वो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय, उसका जो डिपार्टमेंट है NSO, वो जारी करता है।
लेकिन थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि इस महंगाई के मामले में आप पूरी बात समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये देश का पहला अमृत सरोवर के बारे में है। इसके बारे में चर्चा करते हैं उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2021 और 2022 के अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आप ले सकते हैं 1 साल के मेंबरशिप के थ्रू। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मई फर्स्ट वीक तक का पीडीएफ अवेलेबल है टोटल। तो मेंबरशिप जो है 1 साल का है, उसके थ्रू मिलता है आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और 1 साल का अगले 1 साल तक। और पिछले सालों के भी जो भी पीडीएफ है उसके एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। वीकली मॉक टेस्ट भी हम लोग लेते हैं एवरी संडे को करंट अफेयर्स का, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे चल रही है वो भी आप चेक कर लें। और एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित करते हैं, और इसमें तमाम जो भी सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स के अलावा उन सबको भी शामिल किया जाता है अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना। तमाम हजारों स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? आंसर होगा रामपुर। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रामपुर, तो उसी के ग्राम पटवई में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये पीआईबी का न्यूज़ है, और ये है अमृत सरोवर आप देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा सा है ये अमृत सरोवर, इसी का उद्घाटन किया गया है। किन ने किया है उद्घाटन? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। तो उन दोनों ने इसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में, और आप देख रहे हैं कि बोट में वो सरोवर में घूम रहे हैं। तो अब सवाल है कि अमृत सरोवर है क्या? देखिए, सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव योजना के तहत तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की शुरुआत की है, और इसके तहत देश के लगभग हर ज़िले में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और शुरुआत हुई है कहाँ से? उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से। ओके, ताकि पर्यावरण संरक्षण भी हो सके, पानी का कंजर्वेशन हो सके, संरक्षण हो सके, बोटिंग की सुविधा भी हो, और इससे लोगों में जागरूकता भी हो कि पर्यावरण के लिए और भूजल के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के जो सरोवर हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा एसएस मुंदरा। ओके, बीएसई ने 17 मई 2022 को एसएस मुंदरा को अपना नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये रहा फोटोग्राफ इनका मुंदरा का। इन्होंने किनकी जगह ली है? तो जस्टिस विक्रमजीत सेन की जगह ली है। ये इनके बारे में बताओ, मुंदरा के बारे में। वो बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर रह चुके हैं और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका मुख्यालय मुंबई में है, और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप 2022 जीत लिया है? आंसर होगा इंडोनेशिया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने ये जीत हासिल की है पहली बार अभी मई में ही। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बैंकॉक में। ओके, और ये देख रहे हैं आप सेलिब्रेशन का फोटोग्राफ। और इसी दौरान भारतीय टीम ने 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को हराया है। गर्व की बात है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। भारत ने थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में यह पहली बार जीत हासिल की है। किन खिलाड़ियों ने जीत दिलाई? तो देखिए, इसमें कई सारे खिलाड़ी गए थे, लक्ष्य सेन, सात्विक और चिराग, आसान, इसके अलावा कांदमनी, श्रीकांत, इन सब ने अलग अलग तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और उन सब का पॉइंट्स जोड़ा गया। उसके बाद ये जीत इंडिया को मिल गई। थॉमस कप, इसके बारे में बताऊं आपको, ये चैम्पियनशिप है 1949 में शुरू किया गया था इसको, और कौन आयोजित करता है? तो वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन है वो आयोजित करता है इसे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शेयर बाजार में लिस्ट होते ही LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो बाजार पूंजीकरण के मामले में देश में कौन से स्थान पर पहुंच गई ये कंपनी? आंसर होगा 5वें स्थान पर।
न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, LIC 5th पोजीशन पर पहुंच गई है, 5th मोस्ट वैल्यूड कंपनी। ओके, शेयर बाजार में LIC की लिस्टिंग हुई है 17 मई को, और लिस्ट होने के बाद इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 5.48 लाख करोड़ रुपए हो गया। कितना? 5.48 लाख करोड़ रुपए। ये चढ़ता उतरता रहेगा, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि जब ये लिस्ट हुआ है तो 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रही है, बन गई है। ओके, और अब देख लेते हैं कि जो टॉप 5 कंपनियां हैं जो वैल्यूएबल कंपनी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे नंबर 1 है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इस समय 16.66 लाख करोड़ रुपए उसका मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू का मतलब कि उनके जो शेयर हैं उनको टोटल अगर जोड़ लें तो उसका प्राइस कितना होता है, तो इतना होता है। दूसरे नंबर पर TCS है, 12.34 लाख करोड़ रुपए है। तीसरे स्थान पर है HDFC बैंक, 7.21 लाख करोड़ रुपए है। 4th स्थान पर है इन्फोसिस और इसका मार्केट वैल्यू है 6.26 लाख करोड़ रुपए। और 5th पे है LIC जो लिस्ट हुआ है शेयर बाजार में, इसका IPO निकला था और इसका वैल्यू हो गया अब 5.48 लाख करोड़ रुपए। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। शेयर बाजार में ये लिस्ट हुआ, जो इसका इशू प्राइस था 949 रुपये यानी 949 रुपीज़, उससे 8% के आसपास कम ही पे हुआ, यानी नुकसान हुआ थोड़ा सा इशू जिन लोगों ने IPO ख़रीदा था उनको। लेकिन हो सकता है कि आगे शेयर बाज़ार में LIC का जो शेयर का भाव है, रेट है, वो बढ़ जाए। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले आम आदमी का नाम बताएं जिन्हें पोप ने संत की उपाधि दी है। आंसर होगा देव सहायम पिल्लई। ये न्यूज़ आप मुझे लगता है दूसरी या तीसरी बार सुन रहे होंगे मुझसे भी और तमाम अखबारों में। लेकिन ये प्रक्रिया चल रही थी संत की उपाधि देने की, लेकिन अभी हाल ही में यानी 15 मई 2022 को उनको संत की उपाधि दी गई है देव सहायम पिल्लई को। रोम में जो वेटिकन सिटी है वहाँ पर पोप फ्रांसिस ने इनको दिया ये अवार्ड, यानी संत की उपाधि दी है। ओके, और आपको बताऊं कि संत की उपाधि पाने वाले ये पहले आम भारतीय नागरिक हैं। इससे पहले मदर टेरेसा जो कि भारतीय नागरिक भी थी, तो उनको 19 अक्टूबर 2003 को संत की उपाधि मिली थी, लेकिन वो मदर थी और ख़ास व्यक्ति थी, उनका एक स्टेटस था। लेकिन इनको जो मिला है वो एक आम आदमी है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट इंडियन लेमैन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, देव सहाय पिल्लई के बारे में भी कुछ बातें बताऊं, वो भी जानना जरूरी है आपके लिए। उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1712 में। उनका निधन हो चुका है, उसी समय काफ़ी वक्त पहले हो गया। कन्याकुमारी में जन्म हुआ था, तमिलनाडु में, नाट्यलम जिले में, वहाँ पर हिंदू परिवार में। त्रावणकोर महाराज महेंद्र वर्मा के कोर्ट में वो नौकरी करते थे। बाद में उनकी मुलाकात डच नौसैनिक कमांडर से हुई। उसके बाद उन्होंने कैथोलिक धर्म यानी ईसाई धर्म में खुद को परिवर्तित कर लिया, और उसके बाद ये माना जाता है कि उनके साथ काफ़ी उत्पीड़न हुआ धर्म परिवर्तन की वजह से। तो लेकिन अब उनको संत की उपाधि दे दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रिया जाटव ने USA ओपन कराटे चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीत लिया है? आंसर का गोल्ड और ब्रॉन्ज, स्वर्ण और कांस्य पदक जीत लिया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, US ओपन कराटे चैंपियनशिप, उसमें सुप्रिया जाटव ने 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड तो उन्होंने जीता है टीम स्पर्धा में, तो इनके साथ कई और लोगों ने भी गोल्ड में पार्टिसिपेट किया, जैसे दीपिका धीमान, अनिकेत गुप्ता, वो भी थे। तो तीनों ने गोल्ड संयुक्त रूप से जीता, लेकिन ब्रॉन्ज इन्होंने अकेले जीता है। सुप्रिया मध्य प्रदेश से हैं, काफ़ी चर्चा रही है न्यूज़पेपर में इनकी। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने USA ओपन कराटे चैंपियनशिप 2022 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा 5। टोटल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने कराटे चैंपियनशिप में, और ये पूरी लिस्ट है। टीम स्पर्धा में दीपिका धीमान, अनिकेत गुप्ता और सुप्रिया जाटव ने जीता है। दूसरी ही टीम स्पर्धा है, उसका नाम अलग है, कैटेगरी खास तरह का है, लेकिन उतना जानना जरूरी नहीं है। वैसे मैंने जो PDF है, डेली का PDF फ्री होता है,
तो उसमें हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन में PDF। टीम स्पर्धा में कार्तिक अरबंदी, सर्वेश प्रोफाली और धैर्य विजने। एकल स्पर्धा में अपूर्व अरोरा, कार्तिकेय गोयल, फिर से कार्तिकेय गोयल। कार्तिकेय गोयल ने 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, अमेरिका में ये आयोजित किया गया था ये इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये कब आयोजित किया जाता है? आंसर होगा 17 मई को। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, उसको साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। 2022 की थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ओके, तो ये है इस दिवस की थीम। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को ज़रूर। अगर पसंद आया हो तो तमाम मित्रों को ग्रुप्स में ज़रूर जाना चाहिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। मुझे उम्मीद है अगर पसंद आया होगा तो। और आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी जॉब न्यूज़ का, गूगल प्ले के थ्रू। वहाँ से आप करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ख़ासतौर पे तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह।